What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to स्टेलर फैमिली. तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो. बड़ा ही प्यारा लेक्चर रहने वाला है, काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में. पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने है यहाँ पर ये मोटिवेशनल कोट. बहुत शानदार बात बोली गई यार. सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है पर लेकिन नजरिए का नहीं. अगर आप लोगों ने आज की डेट में अपना नजरिया जो है वो अपने लिए भी अगर नेगेटिव बना लिया है कि यार ये काम मेरे से नहीं हो पाएंगे, ठीक है यार, मैं ना जितना पढ़ता हूं वो भूल जाता हूं, मेरे से ना 2 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं होती है, तो आप लोगों ने अपने लिए भी अगर अपना नजरिया जो है इस तरीके का बना लिया है तो आप लोगों का इलाज कोई नहीं कर सकता, ओनली आप लोगों के सिवा. अगर आप लोग इसको सुधारना चाहते हैं तो सुधार पाएंगे और नहीं सुधारना चाहते हैं तो जैसे दुनिया चल रही है ऐसे ही चलती रहेगी. जैसे कई सारे लोगों का ये नजरिया है कि यार सुबह को जल्दी उठा ही नहीं जाता है. अगर आप लोग ऑलरेडी ये बात मानकर बैठे हुए हो कि ऐसा नहीं किया जा सकता है, मॉर्निंग में एक्सरसाइज होती नहीं है यार, मॉर्निंग में पानी मेरे से कभी पिया ही नहीं जाता है, तो ये सारी चीजें एक ऐसी सोच आप लोगों ने ऑलरेडी बना ली है अपनी, जिससे आप लोग हटने के लिए तैयार ही नहीं है. और अगर आप लोगों ने खुद अपने आप एक ऐसी अपनी खुद की सोच क्रिएट कर ली है तो मैं तो क्या, खुदा भगवान अल्लाह गॉड जो भी आप लोग बोले वो भी आकर बोलेगा ना आप लोगों को, ये वो भी कुछ करना चाहेगा तो भी नहीं कर पाएगा जब तक आप लोग अपने आप को नहीं सुधारोगे. तो सबसे पहले तो सैल्यूट है उनको जो मॉर्निंग में उठ रहे हैं और शानदार तरीके से अपनी लाइफ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं है. तो इसी तरीके से आप लोग एंजॉय करते रहिए और अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देकर आगे बढ़ते रहिए. सबसे पहले आप लोगों के सामने क्विज है, अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को. इसके बाद में आप लोगों को आंसर बताऊंगा जो कि वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे हम लोग. तो ये क्वेश्चन है, एक एक कर आप लोग इनका आंसर दीजिए, तो फिर उसके बाद में हम लोग आगे डिस्कशन को बढ़ाएंगे. सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक नाइजीरिया की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो हाईएस्ट पोस्ट मिली है, तो यहां पर ये पहली फीमेल है और फर्स्ट अफ्रीकन लीडर है. और ये लड़की जो है, ये जो लड़की नहीं औरत जो है, इनका नाम आप लोगों को बताना है, नाम क्या है. हालांकि ये मैं आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूं तो हल्का सा आइडिया होना चाहिए. नेक्स्ट बात की जा रही है, मान लीजिए अगर फिश है, उनको यानी कि मछली है, उनको रास्ता क्रॉस करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है और रास्ते में कहीं बांध आ गया, ठीक है, कोई बैरेज आ गया, तो उनको वो कैसे क्रॉस करेगा, उसके लिए फिश पास होना चाहिए. फिश पास को 2 और नाम से पुकारा जाता है. ये रिसेंटली अभी न्यूज में एक पर्टिकुलर मछली को लेकर, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे. आप लोगों से यहां पर जो बात की जा रही है, ये 550 मिलियन पुराना जो यहां पर एक पर्टिकुलर एक आप लोग इसको जीव बोल सकते हो, जिसका प्रूफ पाया गया है अभी पर्टिकुलर एरिया में. जीव का नाम है, जीव का नाम क्या है, इसका नाम है यहां पर डिकिंसोनिया, ठीक है, डिकिंसोनिया. तो यहां पर ये आप लोगों को बताना है कि ये किस पर्टिकुलर एरिया में पाए गए हैं, ये रॉक शेल्टर कहां पर है और इस रॉक शेल्टर का नाम क्या है. तो काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये, जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा जब आर्टिकल को आप लोगों को पढ़ाऊंगा. रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड एंड ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको RDSO बोलते हैं, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो किस मंत्रालय के अंडर में आती है. इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके क्वेश्चन बन गया, क्योंकि जैसा एक तरीके से पढ़ने में आ रहा है आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर होगी. तो ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं. आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में किसानों की इनकम को डबल करने की बात की जा रही है. तो जो किसानों की इनकम को डबल करने की बात की जा रही है, कब तक की जा रही है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोग कई बार बता चुका हूं, आप लोग आंसर आसानी से दे देंगे. दूसरा क्वेश्चन ये कि कौन सा एनुअल बजट था जिसमें किसानों की इनकम को डबल करने का टारगेट सेट किया गया था. इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए. ये तो आप लोग पता ही है, कई बार बता चुका हूं आप लोगों को, हमारी कंट्री की आजादी की 75वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे तब, पर लेकिन कौन से बजट में टारगेट रखा गया था ये आप लोग को बताना है. कौन सी मिनिस्ट्री है जो यहां पर चाइल्ड जो बैगर है, इनके जो बच्चों को भिखारी बना दिया जाता है, उनके रोकने के लिए स्टेप उठाती है यहां पर, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए. और कौन सा ऐसा मंत्रालय है जो यहां पर बात करता है, पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया इसके द्वारा रिहेबिलिट करने के लिए जो पर्सन बैग जो भीख मांगते हैं 10 सिटीज के अंदर. तो ये अलग है, यानी कि बच्चों के लिए अलग है, ये फिर जो दूसरे लेवल के जो लोग अगर थोड़ा बच्चों से ऊपर हैं, वो अगर कोई भीख मांगने का काम करते हैं तो उनके लिए अलग है. तो दोनों मिनिस्ट्री के नाम आप लोग को बताने हैं, और अगर मिनिस्टर भी बता दो आगे तो सुभान अल्लाह, तो और भी अच्छी बात, सोने पे सुहागा हो जाएगा. आगे बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है उर्स, URS. ये फेस्टिवल है यहां पर जो कि अजमेर में राजस्थान के अंदर यहां पर ये सेलिब्रेट किया जाता है. ये एक डेथ एनिवर्सरी है एक पर्टिकुलर सूफी सेंट की, उस सूफी सेंट का नाम आप लोग को बताना है. ये भी रिसेंटली अभी न्यूज में, तो काफी इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और प्यारे प्यारे क्वेश्चन है. अगर इनका आंसर आप लोग अच्छे से कर पाते हैं तो सही तरीके से आप लोग ये वीडियो सुनेंगे, ठीक है. तो यानी कि इस वीडियो के अंदर आंसर होगा, फिर वीडियो के एंड में फिर क्वेश्चन पूछूंगा, और जो भी आप लोगों से जो रिविजन कराता हूं ना वीडियो के एंड में लास्ट डे का, उसका आप लोग स्कोर जरूर लिखा कीजिए. उससे आप लोगों को पता रहेगा कितनी चीजें आप लोग को याद रही और कितनी आप लोग भूल गए, तो काफी इंपॉर्टेंट है. उसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा जरूर फोकस किया कीजिए, ठीक है. तो आइए अब आगे चलते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग और प्यारी प्यारी न्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे.
इंटरनेशनल न्यूज से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। काफी इंपोर्टेंट न्यूज है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बात की जा रही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। शॉर्ट फॉर्म में इसको आप लोग WTO भी बोलते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो नाइजीरियन फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, जिनका नाम है नोकोंजी ओंकोज-इवेला, इसको आप लोग NOI के नाम से भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो नोकोंजी ओंकोज जो आइवेला, ये रिसेंटली अभी फर्स्ट फीमेल जो फर्स्ट अफ्रीकन लीडर हैं जिनको रिसेंटली अभी यहां पर चूज किया गया है, जो कि WTO की हाईएस्ट पोस्ट के लिए, यानी कि डायरेक्टर जनरल के लिए। अगर WTO जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आप लोग बोलते हैं, टोटल मेंबर आप लोगों से कोई पूछे कितने हैं, तो यहां पर टोटल मिलाकर 164 यानी कि 164 मेंबर हैं। ये यहां पर इनको सेलेक्ट किया गया है। ये 66 ईयर ओल्ड एक इकोनॉमिस्ट है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर काफी लंबे समय से जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में भी जुड़ी हुई थी, जिनको अब डायरेक्टर जनरल बनाया गया है और फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल बनाया गया। तो आप लोगों से और क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है। देखिए, अब तक ये क्यों नहीं बनाया गया था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं चाह रहे थे कि इनको यहाँ पर एज ए इस तरीके से इस पोस्ट की प्रेसिडेंसी दी जाए, पर लेकिन जो बाइडेन ने आकर यहाँ पर इनको सपोर्ट किया, तो उसके चलते यहाँ पर ये अभी रिसेंटली डायरेक्टर जनरल बनी है। तो जो बाइडेन कौन से है, 46th जो प्रेसिडेंट है यूएसए के, जिनके द्वारा इनको सपोर्ट किया गया। जो यहां पर ओकोंजो-इवेला ये फॉर्मर नाइजीरियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिनका लगभग 25 साल का करियर वर्ल्ड बैंक के साथ में रहा। इसी के साथ में यहां पर ये सेकंड पोजीशन से ये यहां पर सेकंड पोजीशन तक यहां पर ये पहुंची, आगे जो मैनेजिंग डायरेक्टर तक। तो इनके पास में जो सिटीजनशिप है, ये यूएस और नाइजीरिया की 2 सिटीजनशिप है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है, जो कि खासकर रूल एक तरीके से जो खासकर जो डील करती है रूल और ट्रेड बिटवीन नेशंस। आज के डेट में अगर हमारी कंट्री में क्या क्या ट्रेड चल रहा है, हमारी कंट्री से यूएसए के साथ में, जापान के साथ में, साउथ कोरिया के साथ में, ऑल ओवर वर्ल्ड में किस किस कंट्री के साथ में क्या क्या ट्रेड चल रहा है, क्या क्या व्यापार चल रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर जो रूल और रेगुलेशन बनाए जाते हैं, ताकि वो प्रॉपर तरीके से चलता रहे आगे, और कोई भी कंट्री ज्यादातर प्रतिबंध न लगाए। तो इस तरीके का माहौल बनाकर रखने का काम करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर ये सारे काम करता है। तो बात की जा रही है वर्ल्ड ट्रेड जो एग्रीमेंट, जो नेगोशिएशन जो भी होते हैं, जो वर्ल्ड नेशन जो भी रेक्टिफाई करते हैं, उसके बाद में अपनी कंट्री में रूल बनाते हैं, तो इसके द्वारा ही कहीं ना कहीं एक गाइडलाइन तैयार की जाती है उसको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट, अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1995 में। एक क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले कोई और ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको रिप्लेस किया गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसका नाम जी से बनता है। उसका नाम आप लोगों को बताना है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, 164 इसके अंदर मेंबर है, और पोस्ट यहां पर वैकेंट लिखा हुआ है, वैकेंट नहीं है, अभी ये पोस्ट पर आ गई है, तो इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है यहां पर। इसी के साथ में इससे पहले जाने वाले पर्सन कौन थे, ये मैंने आप लोग को बताया था, ये रिवीजन आप लोग कर लीजिए, इसका आंसर आप लोग को देना है, ठीक है। उनका नाम आर से बनता है, ठीक है। आइए अब यहां पर बात करते हैं नेशनल न्यूज के बारे में। इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में अगर समझेंगे तो कई सारी और क्वेश्चन के आंसर आप लोग दे पाएंगे। यहां पर जो बात की जा रही है, ये आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन, जो बेसिकली एक दूसरे के बीच में सलाह मशवरा कराने वाली जो बात होती है, उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये हमारी कंट्री में अभी एक अमेंडमेंट बिल लाया गया 2021 में, तो इसके बारे में समझेंगे क्या क्या चीजें, ताकि आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। पर लेकिन आगे बढ़ने से पहले 2 शब्द हैं यहाँ पर, एक तो है आर्बिट्रेशन जो इसके अंदर यूज किया गया है, और दूसरा यहाँ पर कंसिलिएशन। इनको समझिए आप लोग। यहाँ पर आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, इन दोनों पर्सन के बीच में कोई लड़ाई चल रही है, तो ये अपनी अपनी बात बताएंगे तीसरे पर्सन को, सी को, और सी जो है यहाँ पर जजमेंट देगा और ये इन दोनों को मानना पड़ेगा, ठीक है। पर लेकिन यहां पर जो सी रहेगा वो न्यूट्रल रहेगा, किसी के फेवर की बात नहीं करेगा, वो दोनों का बात सुनने के बाद में एक डिसीजन पर आएगा, एक सॉल्यूशन बताएगा, ठीक है। दोनों की बात सुनेगा, उसके बाद में यहां पर ये पार्टी को इसकी बात माननी पड़ेगी। ये यहां पर काम करेगा आर्बिट्रेटर का, यानी कि थर्ड इंडिपेंडेंट कोई पर्सन होगा, कोई पार्टी होगी जो यहां पर ये बात सुनेगी और फिर उसके बाद में ये डिसीजन देगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो पर्सन होगा जो अपॉइंट किया गया है, ये किसी से भी कनेक्ट नहीं होगा, ये इंडिपेंडेंट होगा। इसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन। कॉन्सिलिएशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन यहां पर आ जाए बीच में, वो इनके दोनों के बीच में ही सलाह करवा दे, अपना डिसीजन न सुनाए यहां पर, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली जो डिस्प्यूट को रिजोल्व कराए, एक तरीके से कोई अपॉइंटेड कॉन्सिलेटर, वो क्या करे, हेल्प करे दोनों को एक साथ में बात करने में, दोनों को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में, ठीक है। तो आप लोग बोले को यार ये वाला काम तो थर्ड पार्टी का काम तो कोर्ट भी करता है। देखिए कोर्ट में ना केस काफी लंबे समय तक पेंडिंग पड़े रहते हैं। कोर्ट में जो डिसीजन आता है एक तरीके से एक कोई सी हारेगी कोई सी जीतेगी, ठीक है। पर लेकिन यहां पर एक तरीके से मीडिएशन का भी काम यहां पर ये करा सकता है, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कोर्ट में तो महात्मा गांधी जी भी फॉलो ऐसी चीजें करते थे, वो बोलते थे कि कोर्ट से बाहर ही निपटारा कर लो, क्योंकि एक बार डॉक्टर वकील
अगर आप लोग इनके पास चले जाते हैं तो ये मान जाते हैं कि काफी ज्यादा दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अपनी सेहत अच्छी रखिए ताकि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े और वकील के पास तो कभी ना जाना पड़े। तो ये एक तरीके से यहां पर आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन का काम यहां पर किया जाता है कि बाहरी मैटर को सुलझा लो। तो हमारी कंट्री में ये अभी रिसेंटली 2021 का ये बिल लाया गया है। तो ये जो बिल यहां पर अभी रिप्लेस करने वाला है एक ऑर्डिनेंस को। ऑर्डिनेंस क्या बोलते हैं हिंदी में? अध्यादेश। हमारे संविधान में आर्टिकल 123 है जिसके बेस पर अध्यादेश जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राज्य किस आर्टिकल के हिसाब से अध्यादेश जारी करते हैं? राज्य करता है आर्टिकल 213 के हिसाब से। यहां पर पावर किसके हाथ में होती है? 123 में ये यहां पर होती है प्रेसिडेंट के हाथ में और यहां पर होती है गवर्नर के हाथ में। तो ये अध्यादेश जारी किए जाते हैं जब असेंबली या फिर पार्लियामेंट अगर काम नहीं कर रही है तो उस टाइम पर ये एक्ट के जैसे ही काम करते हैं। यहां पर ये अगर बात करें आर्बिट्रेशन के बारे में तो अंडर 8th शेड्यूल जो है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 का, तो उसके तहत यहां पर आर्बिट्रेशन के बारे में बात की जाती है। ठीक है, कि एक तरीके से स्पेसिफिक आर्बिट्रेटर होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ ना कुछ एजुकेशन यहां पर होनी चाहिए। जी हां, उसके लिए यहां पर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो 10 साल का एक्सपीरियंस बोला गया था एक ऑफिसर जिसको इंडियन लीगल सर्विस के अंदर 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेट एक्ट 1961 के हिसाब से। यानी कि एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन है, क्या ये क्वालिफिकेशन होगी तो ही यहां पर इसको ये काम करना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन फॉर जो भी यहां पर एक्रेडिटेशन फॉर आर्बिट्रेशन जो था यहां पर ये अब जो नया मुद्दा आ रहा है उसमें यहां पर ये क्वालिफिकेशन का मुद्दा भी हटा दिया गया है। यानी कि अब ये बोला गया है कि अगर कोई भी यहां पर जो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई जाएगी और ये डिसाइड करेगी कि चीजों को कैसे आगे लेकर चलना है। और ये काउंसिल किसके द्वारा बताई गई है? ये आर्बिट्रेशन ऑफ कॉन्सिलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 का, इसके हिसाब से आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाने की बात हमारी कंट्री में की गई थी। तो किसी के बीच में आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कॉन्सिलेशन, ये सारी अगर चीजों का सोल्यूशन निकालना है, यानी कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म बोलते हैं इसको। ऑल्टरनेटिव मतलब बिना कोर्ट में जाए बाहरी बार निपटारा कर लेना मैटर का। तो उसके चलते यहां पर ये काम किया जाता है। तो ये काउंसिल बनाने की बात की गई थी। बेसिकली ये होता कैसा प्रोसीजर है? देखिए, कोर्ट में जाओगे आप, प्रॉपर जो हमारी कंट्री में जो रूल और रेगुलेशन बने हुए हैं उनके हिसाब से काम होगा। पूरा कोर्ट में मैटर चलेगा, पूरा दोनों साइड से वकील में बहस होगी, उसके बाद में कोई डिसीजन आएगा। पर लेकिन यहां पर एक इनफॉर्मल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। यहां पर बिल्कुल भी कोर्ट का कचहरी वाला चक्कर नहीं देखने को मिलेगा। नॉर्मल तरीके से आप लोग अपने हिसाब से चीजों को डिस्कस कर सकते हैं अपने आप। ठीक है, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन आप लोग इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे के इशू को और अच्छे से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कोर्ट में वो मौका नहीं मिलेगा, ये यहां पर ये मौका आप लोग को मिल जाएगा। तो अगर कोई भी ऐसी करप्ट कोई प्रैक्टिस होती है, ठीक है, कोई भी ऐसी दुनियादारी अगर यहां पर देखने को मिलती है, या फिर कोई अनकंडीशनल अगर कोर्ट जो स्टे लगा देता है, कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आर्बिट्रेशन जो मैटर जो है, अगर उसके बारे में बात करें कि अगर कोई गड़बड़ चल रही है, यहां पर कोई फ्रॉड तरीके से, करप्ट तरीके से डिसीजन आया, तो कोर्ट भी इस पर यहां पर रोक लगा सकता है। ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से पेंडिंग पड़े रहते हैं फिर ये भी चीज। तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग से ही नॉर्मल चलो यार, चीजों को लेकर क्यों फालतू में पंगे लेने हैं। तो अपना स्टार्टिंग से ही नॉर्मल कर लो। इससे अच्छी तो बात यही है कि आप लोग लड़ाई के मुद्दे तक पहुंचो ही मत। अगर उससे पहले ही चीजों को सुलझा लो तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो ये भी एक पैटर्न आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक आइडिया रखिएगा इसके बारे में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है वो स्टेट के बारे में न्यूज। स्टेट के बारे में जो न्यूज निकल कर आ रही है, ये है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अभी डेडिकेट किया गया है। नेशन का जो यहां पर फाउंडेशन स्टोन रखा गया है ऑयल और गैस सेक्टर के लिए तमिलनाडु में। बहुत सारे प्रोजेक्ट आप लोगों को फिलहाल कोलकाता के अंदर, यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर, तमिलनाडु, केरला देखने को मिलेंगे। रीजन क्या है? रीजन ये यहां पर रिसेंटली अभी आप लोगों को इलेक्शन देखने को मिलेंगे। तो उसी के बारे में बात की जा रही है जो डेडिकेटेड किया गया है यहां पर ये प्लांट, ये बात की जा रही है यहां पर। ये है यहां पर रामनाथपुरम। ठीक है, और इसी के साथ में तुत्तुकोडी नेचुरल गैस पाइपलाइन, तो आरटी नेचुरल गैस पाइपलाइन भी आप लोग बोल सकते हैं, जिसकी कॉस्ट जो है यहां पर ये लगभग 700 करोड़ की है, जिसको यहां पर खर्चा किया जाएगा। और अगर कहीं पर ऐसा कोई खर्चा किया जाता है तो देखिए वहां पर जॉब भी क्रिएट होती है, जॉब क्रिएट करने का काम करते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उस एरिया में पोल्यूशन को काफी कम करने का काम करेगा। तो ये हेल्प करेगा गैस को यूटिलाइज करने के लिए जो ओएनजीसी गैस फील्ड है उससे। तो यहां पर इंडस्ट्री और कमर्शियल जो कस्टमर है उन तक यहां पर इसको पहुंचाया जाएगा। जो गैसोलाइन, ये यहां पर बेसिकली ये क्या, ये जो डेडिकेटेड किया गया गैसोलाइन डीसल्फराइजेशन जो यूनिट है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, ये कहां पर, मनाली के अंदर। ठीक है, तो यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है। तो ये भी एक डेडिकेशन यहां पर देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अगर बात करें यहां पर जो बेसिकली सल्फर के बारे में आप लोग देखते हैं यहां पर, ठीक है, तो लेस देन यहां पर 8 ppm जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली गैसोलाइन यहां पर लाई जा रही है ताकि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान न पहुंचे। तो एक क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा आप लोगों के लिए। तो ये बेसिकली जो फाउंडेशन स्टोन है यहां पर, ये कावेरी बेसन रिफाइनरी कहां पर है? ये है नागापत्तिनम। ये दो का ज्वाइंट वेंचर है, किसका? IOCL का, और इसी के साथ में CPCL का। जो हमारी कंट्री में जो PSU है इनका कॉम्बिनेशन है यहां पर ये, जो कि एस्टिमेशन कॉस्ट है यहां पर 31,500 करोड़ रुपए। ये क्या काम करेंगे? ये बेसिकली हमारी कंट्री में इस तरीके से जो डीजल वगैरह, ये इस तरीके का जो भारत स्टेज 6 का स्पेसिफिकेशन वाला यहां पर चीजें उसको प्रोड्यूस करेंगे। तो फायदा क्या देखने को मिलेगा? तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली ईंधन भी आप लोगों को देखने को यहां पर मिलेगा।
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन एक महारत्ना पीएसयू है हमारी कंट्री में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, जिसको 1995 में सेटअप किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि ओएनजीसी वगैरह ये किसके अंडर में आते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस किसके अंडर में है, धर्मेंद्र प्रधान के अंदर में है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। लार्जेस्ट क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस कंपनी है इंडिया के अंदर में, जो 70% के करीब इंडियन डोमेस्टिक प्रोडक्शन वो ओएनजी से निकल के आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ओएनजीसी के बारे में आप लोग याद रखिएगा। हमारी कंट्री में जो तेल है वो कैसे कैसे कहां कहां से पहुंचता है। देखिए आप लोग क्या करते हैं, क्रूड ऑयल ये भरकर बैरल में लेकर आते हैं अपने जहाज में, फिर ये आप लोगों को रिफाइनरी में ट्रांसफर कर देते हैं, वहां से एक प्राइस निकल कर आता है, वहां से फिर ये कंपनी लेती है, कोई आईओसीएल कोई एचपीसीएल, अलग अलग कंपनी का जो यहां पर प्राइस टैग आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर जब यहां पर ये प्राइस टैग के बाद में ये आगे बेचने के लिए इसको ले जाते हैं, तो इसके पास सेंटर का जो एक्साइज ड्यूटी लगता है, फिर डीलर का कमीशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो यहां पर डीलर इसको लेकर जाता है, फिर स्टेट के अंदर जिसके अंदर जाएंगे वो वैल्यू एडिड टैक्स देखने को मिलेगा, तब जाकर आप लोगों को यहां पर जो भी आप लोग पेट्रोल डीजल लेते हैं अपना पेट्रोल पंप पे, तो उसमें इतने सारे प्राइस ऐड होते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये, इसीलिए हमारी कंट्री में जो पेट्रोल का प्राइस है वो कई बार आसमान छूता हुआ नजर आता है कि हर एक लेवल पर अलग अलग तरीके से टैक्स और कमीशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कहीं सेंटर टैक्स तो कहीं स्टेट टैक्स को, कहीं कमीशन और कहीं आने और ले जाने का किराया। तो सारा कौन देगा, सारा देगा कस्टमर। तो इसलिए कई बार आप लोग यहां पर ये चीजें देखने को मिलती हैं। बाकी जो तमिलनाडु के बारे में बात करें तो बनवारी पुरोहित लाल जो है यहां पर आज के डेट में गवर्नर है। चेन्नई कैपिटल है, चीफ मिनिस्टर है इडापड़ी के पलीना स्वामी। इसी के साथ में भारतनाट्यम यहां पर डांस है। नीलगिरी थार ये मैमल है यानी कि जानवर है यहां पर। इसी के साथ में यहां पर एमरेल्ड डोव ये यहां पर बर्ड है, और तमिल येउमेन ये यहां पर आप लोगों को इंसेक्ट देखने को मिलेगा। फूल यहां पर जो है ये है यहां पर ग्लोरोसा लिली। इसी के साथ में जैक फ्रूट जो है यहां पर ये फ्रूट नजर आएगा आप लोगों को। ट्री पाम और स्पोर्ट कबड्डी, ये हालांकि राज्य स्पेसिफिक चीजें हैं जो आप लोग तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों के लिए कम से कम इंपॉर्टेंट ये हो सकता है। साइंस एंड टेक के बारे में काफी इंटरेस्टिंग और काफी प्यारी न्यूज है, इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, और ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों से वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। यहां पर बात की जा रही है यहां पर डिकिंसोनिया के बारे में। डिकिंसोनिया आप लोगों को कोई ऐसा जानवर देखने को मिलेगा यहां पर ये, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा पत्ते की नुमा आकृति का यहां पर ये। आज की डेट में भी इसके कई जगह जो इसकी जो अवशेष पाए जाते हैं, तो उसकी वजह से ये न्यूज में है। ये कितना पुराना जानवर है, तो 550 मिलियन ईयर पुराना है ये। अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि कितना पुराना यहां पर है। तो ये डिकिंसोनिया के अभी अवशेष मिले हैं भीमबेटका रोक शेल्टर के अंदर। तो भीमबेटका आप लोग टर्म याद रखेगा, ये भीमबेटका कहां पर है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अंदर है भीमबेटका रॉक शेल्टर। तो यहां पर अभी इसके जो बेसिकली इसके जो रॉक है यहां पर जो चट्टाने हैं, उसमें यहां पर डिकिंसोनिया से रिलेटेड यहां पर ये अवशेष पाए गए हैं। फोसिल जो यहां पर रूप पर पाए गए, जो ऑडिटोरियम है जो केव भीमबेटका शेल्टर के अंदर में, तो वहां पर तो ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला जाता है कि ये पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है, जो कि 554 मिलियन ईयर पुराना है। यहां पर फर्स्ट जो ऐसा फोसिल फ्यूल जो यहां पर आप लोगों को देखने को मिला था, तो इसके ऊपर स्टडी करना स्टार्ट किया। अभी यहां पर इसको बोला जाता है 558 मिलियन के साल के पुराना करीब, जो मैंने आप लोगों को यहां पर ये दिखाया। और जो हमारी कंट्री मिला है तो लगभग 100 मिलियन के करीब, तो वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो अभी रिसेंटली यहां पर आप लोगों को देखने को मिला है। नॉर्मली इसके जो स्टडी की गई है तो 570 से लेके 71 से लेके 541 मिलियन पुराने साल के यहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि सितंबर के महीने में भी यहां पर पाया गया था 2008 में। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फोसिल डिकिंसोनिया का जो आप लोगों को देखने को मिला था। अब कहां पर ये चीज देखने को मिल रही है, तो ये भीमबेटका जो रॉक शेल्टर है यहां पर ये काफी इंपोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है हमारी कंट्री में, जो प्री हिस्ट्रिक जो पेलियोलिथिक और मीजोलिथिक पीरियड आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये इंपोर्टेंट है। ह्यूमन लाइफ जो है कैसी होती है, तो यहां पर स्टोन यानी कि पत्थरों पर उकेरी गई है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है यहां पर ये, जिसमें आप लोगों को 7 हिल्स देखने को मिलेगी। लगभग 750 रॉक शेल्टर इसके अंदर नजर आएंगे 10 किलोमीटर की रेंज के अंदर में। भीमबेटका जो रॉक सेंटर है यहां पर ये, जो वीएस वाकनकर, तो ये 1957 में यहां पर इनके द्वारा फाउंड किया गया था कि ऐसा भी कुछ हमारे एरिया में देखने को मिलता है। इसी के साथ में यहां पर रायसेन डिस्ट्रिक्ट जो है, जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट बिटवीन होशंगाबाद और इसी के साथ में भोपाल के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा। लगभग 40 किलोमीटर ईस्ट भोपाल में ये विंध्या जो रेंज है माउंटेन की, उस एरिया में आप लोगों को नजर आएगा। तो ये विंध्या जो रेंज है ये भी आप लोग याद रखिएगा, इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देखते हैं, ये आप लोग देखते हैं ये विंध्या रेंज, ठीक है, और ये हो गया यहां पर सतपुरा रेंज। ये कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। ये वेस्टर्न घाट हो गए यहां पर, और यहां पर आप लोग ईस्टर्न घाट देखने को मिल रहे हैं। इधर आएंगे तो आप लोगों को छोटा नागपुर जो प्लेटो का नाम आप लोगों ने सुना होगा, थार जेट डेजर्ट, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देखते हैं, और ये अरावली माउंटेन रेंज है। रन ऑफ कच्छ ये आप लोग यहां पर एग्जैक्ट देख सकते हैं। ठीक है,
तो ये इस तरीके से आप लोग मैप को जरूर देखा कीजिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोग के दिमाग में किसी पर्टिकुलर लोकेशन को लेकर न रहे। तो ये हम लोगों ने पूरी न्यूज डिस्कस करी, इसके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमी के बारे में यहां पर बात करते हैं। देखिए, अगर आप लोगों को किसी एक सामान को दूसरी जगह से तीसरी जगह पर ले जाना है आप लोगों को, तो सबसे अगर आप लोग सस्ता तरीका ढूंढेंगे तो वो होता है वाटरवेज, यानी कि नेशनल वाटरवेज, यानी कि पानी के थ्रू। फिर आप लोग देखेंगे तो दूसरा सबसे सस्ता होता है, वो इसके बाद में जो इससे महंगा होता है वो होता है ट्रेन। तीसरे नंबर का होता है रोडवेज, बसेस वगैरह, और चौथे नंबर का होता है ये काफी जो एयरवेज के थ्रू आप लोग जाते हैं। तो ये जो वेज होते हैं इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। हम जो बात करेंगे यहाँ पर ये बढ़ेंगे हिल्सा अपस्ट्रीम के बारे में, यानी कि अभी रिसेंटली जो मछली है यहाँ पर जो इसका नाम है हिल्सा, उसके बारे में बात की जा रही है। ये स्पेसिफिक जो हिल्सा मछली है, जिसको हिल्सा और इसी के साथ में यहाँ पर तनुलोसा इल्सा के नाम से भी इसको जानते हैं, तो ये जो मछली है यहाँ पर रिसेंटली अभी यहाँ पर कई सारी अपस्ट्रीम में देखने को मिली गंगा की, जो कि नॉर्मली यहाँ पर नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर काफी पुराने टाइम में पाई जाती थी, अभी रिसेंटली यहाँ पर नॉर्मली इंडिया, बांग्लादेश, बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में तो यहाँ पर ये देखने को मिल जाती है। तो पहले आप लोग इसको समझिए। अगर बात करें हिस्टोरिकली, अगर आप लोग इसको देखेगा 1970 के बाद में जो यहाँ पर हिल्सा है, यहाँ पर ये गंगा की अपस्ट्रीम इलाहाबाद तक पहुंचती थी और इवन आगरा तक भी पहुंचती थी। पर लेकिन जैसे फरक्का बैरेज बना यहाँ पर तो इसके बाद में ये 1975 के बाद में फिर ये यहाँ पर आना बंद हो गई, क्योंकि रास्ता रुक गया, अब जाने का कोई तरीका नहीं रहा, तो यहाँ पर ये जाने का रुक गया, इनका रास्ता इनको नहीं मिल पा रहा। तो फिल्सा जो है वो स्विमिंग करती है अपस्ट्रीम के साथ में। ठीक है, तो अपस्ट्रीम जो फरक्का बैरेज है तो उसके साथ में ये बेसिकली, तो बक्सर में यहाँ पर अभी जो बॉर्डर बिहार उत्तर प्रदेश का है, तो लास्ट इसको रिकॉर्डेड किया गया है लगभग 32 साल पहले इसको रिकॉर्ड यहाँ पर किया गया था। तो हमारी कंट्री में यूनियन वाटर रिसोर्स मिनिस्टर जो है लोकसभा में, उनके द्वारा बोला गया कि जो फिश है यहाँ पर उसके लिए फिश लैडर होना चाहिए, जिससे कि मछलियां जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके, उनका रास्ता न रुके अगर वो इस तरीके से चलना चाहती हैं। तो 2019 में फरवरी के महीने में प्रोजेक्ट भी यहां पर लाया गया था, जिसमें बोला गया था 360 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे फरक्का बैरेज के अंदर में, जिससे फिश पास बनाया जाएगा। ठीक है, बेसिकली इसको फिश पास आप लोग बोल सकते हैं, या फिश लेटर बोल सकते हैं, या फिर फिश वे बोल सकते हैं, जिसके चलते जो फिश हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं। तो ये तरीका है, इन सब तरीके को करने की कोशिश की जा रही है ताकि फिश को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सके। जो टर्म मैंने आप लोगों को लिए यूज किया अभी यहाँ पर फिश लेडर वगैरह बताए गए, तो इस तरीके से कोई ना कोई, जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए, तो कोई ना कोई ऐसी सीढ़ियां बनाई जाएगी जिसके थ्रू अगर फिश जाना भी चाहती है तो वहां से चढ़ चढ़कर एक एरिया से दूसरे एरिया में पहुंच सके, क्योंकि यहां पर तो बांध बना हुआ है, बांध से तो वो जा नहीं पा रही है, बांध तो बिल्कुल रुका हुआ है, तो उनके लिए ऑल्टरनेटिव रूट यहां पर बनाया जाएगा। तो फिश लेडर का मतलब यही होता है ताकि एक जगह से दूसरी जगह पर अगर मछली को जाना है तो उनके लिए कोई ऐसा रास्ता बनाया जाए कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके। जैसे यहां से अगर मछली जो है वो इधर जाना चाहती है तो ये फिश लेडर है जो यहां से होते हुए इधर जाकर उतर सकती है। यहां पर आप लोग देखते हैं ये फिश लेडर यहां पर बना रखी है, तो इनको बनाने की बात की जा रही है। अगर कोई मछली एक जगह से दूसरी जगह पर जाना चाह रही है तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो उसके लिए यहां पर पैसा खर्च किया जा रहा है। और ये हिल्सा जो मछली है उसके लिए यहां पर ये काफी ज्यादा जरूरी है बनाना, जो कि पहले काफी लंबा ट्रेवल किया करती थी, पर अब इनको यहां पर रास्ता नहीं मिल पाता है। कई सारे और एरिया भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे पद्मा हो गया, यहाँ पर गंगा हो गया, गोदावरी हो गया, कावेरी हो गया। ठीक है, जैसे अगर इसके बारे में आप लोग बात करें तो यहाँ पर देखते हैं जो गंगा है वो यहाँ पर आकर गिरती है। ठीक है, तो पद्मा बोला जाता है, फिर ब्रह्मपुत्रा से मिलती है जमुना, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये जब इसमें आकर इसको बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा को, दोनों एक दूसरे मिल जाती है तो इसको मेघना बोल देते हैं। तो कई सारे एरिया आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये सारी जो एरिया है इसको आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया को, ये सुंदरवन का डेल्टा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो सुंदरी जो ट्री है उसके नाम से यहाँ पर फेमस है ये सुंदरवन का डेल्टा, तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ठीक है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट जो न्यूज निकल कर आ रही है इंडियन रेलवे की साइड से न्यूज निकल कर आ रही है, और यहां पर जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है इंडियन रेलवे के द्वारा यहां पर ये एसी जो थर्ड जो कोच आप लोगों को देखने को मिलते हैं उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। ये एक ऐसा एरिया होता है जिसे सबसे ज्यादा कमाई होती है रेलवे को। तो अभी फाइनलाइज किया गया यहाँ पर कि एक तरीके से अभी यहाँ पर ट्रायल बेसिस पर कि प्रोटोटाइप बनाया जा रहा है इस तरीके का जिसमें एसी थर्ड इकोनॉमी को बोला जा रहा है यहाँ पर। तो इंडियन रेलवे का जो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा स्टडी की जा रही है इस पर्टिकुलर एरिया में। ये जो क्लास है यहाँ पर ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल रहता है, हर एक इंसान खरीद रहता है। एयर कंडीशनर रहता है वर्जन, और ये आप लोगों को जो देखने को मिलेगा यहाँ पर एयर कंडीशनर वर्जन रहता है ऑफ नॉन एसी जो स्लीपर क्लास रहती है उसका, यानी कि जो नॉन एसी स्लीपर क्लास है उसका एसी वर्जन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। इसी के साथ में ये काफी ज्यादा अगर आप लोग इसमें काम करते हैं तो जॉब क्रिएट करने का काम करते हैं। तो हमारी कंट्री में यहाँ पर ये खुद जो रेल कोच फैक्ट्री है कपूरथला, कहां पर है, पंजाब के अंदर में,
ये बनाती है यहाँ पर लाइक होपमैन जो ब्रूच कोचेज हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो इन कोचेज की बात की जा रही है, तो ये काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में यूज किए जाते हैं आज के डेट में। तो हमारी कंट्री में ये खुद के द्वारा बनाए जा रहे हैं, बाहर से लेके नहीं आ रहे हैं। हालांकि ये जर्मन का कॉन्सेप्ट है जो हमारी कंट्री में अब यूज किया जा रहा है। ये होफमैन जो कोच वगैरह होते हैं, ये जो डिजाइन फिलोसफी है नॉन एसी स्लीपर कोचेज की, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर यहां पर ये काफी बड़ा रोल प्ले करेगी। और जो एसी थर्ड टायर नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है ट्रैवल के बेसिस पर, तो रेलवे के लिए बोला जाता है कि मोस्ट पॉपुलर है और सबसे ज्यादा फायदा रेलवे को उससे देखने को मिलता है, ठीक है। एक तो अफोर्डेबल होता है, टिकाऊ होता है, वहां पर आसानी से जाकर इंसान जो है अपनी जर्नी को एंजॉय कर पाता है। तो एसी जो थर्ड इकोनॉमी है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहां पर प्रोवाइड करेगी एसी ट्रेवल टू द जो मासेस जो कीप करके अपना अफोर्डेबल उनको मिल पाएंगी चीजें। तो इस पर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो रिसर्च डिजाइन और स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसको आरडीएसओ बोलते हैं, ये इसके द्वारा यहां पर काम किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आती है। तो टेक्निकल जो एडवाइजर है यहां पर वो है रेलवे बोर्ड जो काम कर रहे हैं। और ये बात करें इसके बारे में, तो ये इसको 1921 में बनाया गया था और हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, लखनऊ के अंडर में है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि आरडीएसओ किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आता है, जिसको 1921 में बनाया गया था। और हेडक्वार्टर कहां पर इसका, हेडक्वार्टर इसका लखनऊ के अंदर में, ठीक है। तो कई सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों से पूछ ली जाती है और न्यूज में किस लिए वो मैंने आप लोगों को बता दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट जो न्यूज है वो मुझे थोड़ी सी सरप्राइजिंग लगी, क्योंकि काफी ज्यादा हाउल्ला इस चीज का अपनी कंट्री में देखने को मिल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये एडमिट किया गया, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि नो एक्चुअल असेसमेंट ऑफ फार्म इनकम, यानी कि अब तक उनके द्वारा कोई भी एक्चुअल असेसमेंट जो फार्म इनकम यानी किसानों की इनकम कितनी है उसका कोई भी असेसमेंट अब तक एक्चुअल नहीं किया गया है। यानी कि जो ये हम लोग चिल्लाते रहते हैं ना 2022 तक किसानों की इनकम को डबल करना है, ये हवाबाजी अब तक हो रही है, कोई एक्चुअल असेसमेंट नहीं किया गया अब तक। ये खुद सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये एक्सेप्ट कर लिया गया। और ये 2013 में हमारी कंट्री में जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस हुआ करता था, अब तो इसका नाम भी चेंज हो गया, तो इसके द्वारा यहां पर स्टडी की गई थी और उस डेटा को लेकर अभी चल रहे हैं। तो फिलहाल अभी नया कोई डेटा नहीं है। तो किसानों की इनकम जो डबल करने की बात की चलती है, तो कोई ना कोई डेटा होना चाहिए ना, कहां से इनकम कितने तक लेकर जानी है, कैसे डबल करनी है, तो उसके बारे में अभी फिलहाल कोई भी डेटा नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है। लो लेवल जो फार्मर हैं उनके पास में काफी लो लेवल आप लोगों को चीजें देखने को मिली, और जो एग्रेरियन डिस्ट्रेस में फार्मर रहते हैं उनके ऊपर फोकस देने की बात की जाती है। तो हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एनुअल बजट प्रस्तुत किया गया 2016-17 में, तो उस टाइम पर इनके द्वारा बोला गया था 16-17 के बजट में कि किसानों की इनकम को डबल करना है 2022 तक। पर लेकिन ये बोला तो गया 16-17 में, हम लोग खड़े हुए हैं 2021 में, अब तक यहां पर कोई भी ऐसी स्टडी नहीं की गई है, जबकि एक साल बचा हुआ है किसानों की इनकम डबल करने में जो टारगेट रखा गया था। पर लेकिन अब तक किसानों की इनकम कितनी है वो ही नहीं पता है, तो डबल तो तब करेंगे। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है उसको आप लोग सुनिए एक बार। ये हम लोग बात करते हैं एनएसएसओ के बारे में, ठीक है, एनएसओ और प्लस सीएसओ। तो यहां पर जो एनएसओ है उसको बोलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, बोलते नहीं है बोलते थे। सीएसओ को बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, बोलते नहीं है बोलते थे। अब इनको दोनों को मर्ज कर एक नया ऑफिस बना दिया गया जिसको आप लोग बोलते हैं एनएसओ। एनएसओ क्या है यहां पर, ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को मर्ज कर अब हम लोग बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। अब आज के डेट में जो प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो ये है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी कंट्री में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है उसके अंडर में यहां पर ये काम करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग याद रखिएगा। तो इसके बारे में बात की जा रही है कि एनएसएसओ, तो उस टाइम पर तो एनएसएसओ हुआ करता है जिसके द्वारा नापा गया था, प्रेजेंट टाइम पर कोई ऐसा डेटा नहीं है। अगर बात करें जो अचीव करने की बात की जा रही है टारगेट को, फार्मर की इनकम को 2022 तक का, इकोनॉमिक सर्वे 2021 के द्वारा भी यहां पर ये बातें बोली गई हैं। तो इसमें बोला गया कि इरिगेशन की फैसिलिटी को बढ़ाया जाएगा, एग्रीकल्चर क्रेडिट किसानों को पहुंचाया जाएगा, इसी के साथ में जो छोटे और लघु जो किसान हैं उनको बेसिकली उनके लिए रिफॉर्म लाए जा रहे हैं कई सारे, जैसे कि अलाइड सेक्टर, यानी कि अलाइड सेक्टर का क्या मतलब होता है, खेती तो कर रहे हैं उसके साथ में जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन भी किया जाए, डेयरी के प्रोडक्ट बेचे जाए, मछली पालन किया जाए, तो ये काम भी उनको सपोर्ट किया जाएगा। अगर इसी के साथ में बात करें तो मैकेनाइजेशन करने की बात की जा रही है, यानी कि मशीन यूज किया जाए। इंडिया में ओनली 40% है हमारी कंट्री में मैकेनाइजेशन, चाइना में 60% है और ब्राजील में 75% आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी का जो पोस्ट हार्वेस्टिंग जो लॉस है वो काफी खतरनाक है, तो उसको कैसे कम किया जा सकता है, तो उसके लिए यहां पर क्रिएट करेंगे एडिशनल मार्केट, ताकि जो फसल कटने के बाद जो बर्बाद होती है उसकी वजह से जो बेकारी में फसल जाती है उसको कैसे आप लोगों को सोल्यूशन निकालना है, तो उसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि हमारी कंट्री में अगर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में बात करें, फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है,
जैसे कि मान लीजिए टमाटर निकाल के लेकर आए और उसको मार्केट में लेकर गए, उसको टमाटो सॉस बना दिया, तो प्रोसेसिंग कर दी उसकी फूड की, तो 5% की हर साल से हिसाब से यहां पर लास्ट 6 ईयर से हमारी कंट्री में 5% की रफ्तार से ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में बात की जा रही है एक्सप्लोर करने की जो ग्लोबल मार्केट है फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि हमारी कंट्री का जो प्रोडक्ट है उसको ग्लोबल मार्केट में अगर बेचा जाए, कौन सा, जो कि सरप्लस है, यानी कि हमारी कंट्री में मान लीजिए गेहूं जो है वो जितने उगाने थे उससे ज्यादा उगा लिए, तो बाकी का मार्केट में सामान बेच सकते हैं ना, तो इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। रिलोकेट की जाए लेबर रिसोर्सेज जो है अदर सेक्टर में। कृषि में इतने सारे लोग हैं आज के दिन में, मान लीजिए एक घर में 5 आदमी है और 5 ही बीघे जमीन है, तो पांचों के पांचों लगे हुए हैं उसमें, तो यहां पर उनको कोई और अल्टरनेटिव रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि ये इसमें इतना ज्यादा तो उगा नहीं पाएंगे, जितना काम 5 कर रहे हैं यहां पर 5 बीघे में, उतना काम 2 इंसान भी कर सकते हैं, बाकी के 3 इंसान कोई और दूसरा काम जाकर देख ले, ताकि घर की जो एक कंडीशन भी सुधरे और थोड़ा सा और इनकम आने लगे। तो ये बात की जा रही है कि ऑल्टरनेटिव रिसोर्स यहां पर लेबर को लिया जाएगा, तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाए जाएंगे, जिसमें एग्रीकल्चर में सेक्टर में जो लेबर है उसको कम किया जाएगा, सर्विस सेक्टर में बढ़ाया जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ाया जाएगा, जो हमारी कंट्री में बोलते हैं ना मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट आ गया है। ठीक है, तो उसमें यहां पर काम किया जाएगा। तो एग्रीकल्चर, इंश्योरेंस, वाटर कंजर्वेशन, इसी के साथ में बेटर फार्मिंग प्रैक्टिस, ये एक्सेस टू द मार्केट, अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, ये सारी चीजों को लिंक करके ये बात की जा रही है कि जिनके ऊपर अर्जेंट अटेंशन देने की जरूरत है, तभी जाकर किसानों की इनकम डबल कर पाएंगे। पर लेकिन अभी किसानों की इनकम डबल करने के बारे में यही नहीं पता है कि प्रेजेंट इनकम कितनी और कितनी बढ़ानी है, तो ये थोड़ा सा सोचने वाला मुद्दा लगा मुझे। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बताइए, क्योंकि जिससे अगर डबल करनी है, आप लोगों को पता है कि यार मार्क्स जो है तो मुझे अब की बार जो है टोटल मिलाकर 135 मार्क्स लेके आने प्रीलिम्स में। ठीक है, आप लोगों को ये पता होगा ना कि 135 लेकर आने, पहले हैं कितने आप लोग हैं। ठीक है, तो कितनी और मेहनत करनी है 135 लाने में, कि अब तक यार ना 80-90 के आसपास आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग को यहां तक लेके जाना है, तो आप लोगों को पता है अच्छा इतनी मेहनत करनी है। अभी यहां पर यही नहीं पता है कि अभी है कितने, तो कितनी मेहनत करनी है, तो उसके बारे में कैसे पता चलेगा, तो ये थोड़ा सा मुद्दा मुझे अटपटा लगा। तो देखते हैं क्या सोल्यूशन इसका निकलता है। आइए अब सोशल इश्यू के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं, तो ये क्या बात की जा रही है समझ लेते हैं। चाइल्ड जो बैगर हैं, यानी कि बच्चे जो भीख मांगते हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री में यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, उसके द्वारा इन्फॉर्म किया गया लोकसभा में चाइल्ड बैगर के बारे में, यानी कि जो भिखारी भीख मांगते हैं उसके बारे में क्या इन्फॉर्म किया गया। उनके द्वारा यहां पर ये इन्फॉर्म किया गया कि जैसे हमारी कंट्री में कई सारे जो बच्चे होते हैं वो भीख मांगते हैं, तो उसको कैसे रिहेबिलिटेट किया जा सकता है उसके बारे में बात की जा रही है। तो जुवेनाइल जस्टिस केयर के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, तो यहां पर जो बात की जा रही है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन जो चिल्ड्रन एक्ट है 2015 का, उसके बारे में बात करें तो प्राइमरी जो लॉ है वो बच्चों के लिए कंट्री में, हमारी कंट्री में ये है, जिसमें जो जुवेनाइल जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए। अगर किसी ने यहां पर कोई, जैसे कि अगर कोई बचपन में कोई अपराध भी कर देता है तो उसको सजा नहीं मिलती है, उसको सुधार गृह में भेजा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा निर्भया केस में एक को सुधार गृह में भेजा गया था उनमें से। ठीक है, अगर बात करें यहां पर सेक्शन जो 2 है यहां पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का, तो ये बात करता है अगर चाइल्ड कोई भी बच्चा जो है वो ऐसी कंडीशन में पाया गया, भीख मांगता हुआ पाया गया, तो उसको चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर प्रोटेक्शन, यानी कि उसको ये बोला जाएगा कि ये चाइल्ड जो है इसको जरूरत है प्रोटेक्शन की, तो इसको वहां पर भेजा जाएगा ताकि चाइल्ड को, बच्चे को प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि वो भीख न मांगे। सेक्शन 76 जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का यहां पर ये, अगर किसी को एम्प्लॉय कहता है किसी बच्चे को भीख मांगने के लिए जबरदस्ती, तो मान लीजिए आप लोग को ऐसा बच्चा दिखता है जो भीख मांग रहा है। ठीक है, तो अगर पता चल जाए आप लोग कि वो भीख मांग रहा है और किसकी वजह से भीख मांग रहा है, तो जिसकी वजह से भीख मांग रहा है उसको 5 साल तक का जुर्माना हो सकता है और 5 लाख तक का उसके ऊपर फाइन लग सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा आप लोग कहीं पर भी गली में दिख जाता है भीख मांगता हुआ, तो आप लोग उससे पूछे कि भीख कौन मंगवा रहा है तुमसे। ठीक है, और जो मंगवा रहा है फिर उसके पास जाइए कि समझ जाइए, वरना आपका जुगाड़ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि एक्ट है हमारी कंट्री में, पर लेकिन जनता जानती नहीं है, खुद आप लोग भीख देते हैं लोगों को। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, कम से कम एसएलवी फैमिली मेंबर से जो भी ये लेक्चर सुनते हैं, कि आप लोग किसी भी इंसान को आज के में भीख न दें। भीख मतलब अगर कोई पैसे मांग रहे तो पैसे नहीं देने, अगर उसको खाना चाहिए तो कुछ उसको खिला दीजिए कुछ, पर लेकिन आप लोग को भीख में पैसे बिल्कुल नहीं देने। ठीक है, क्योंकि पैसे देकर आप लोग उसको वो काम करने के लिए और मजबूर कर रहे हैं जो काम उससे जबरदस्ती कराया जा रहा है, तो आप लोग उसको और उस काम में ढकेल रहे हैं, हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप लोग उसकी दुर्दशा और खराब कर रहे हैं। अगर नहीं यकीन आ रहा है तो स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी एक बार खोल के देख लेना, आप लोग की आंखें खुल जाएंगी, आप लोग कभी किसी को भीख नहीं दोगे। देखिए आज अब से पहले मैं भी जब से ये मूवी नहीं देखी या कुछ मुझे आइडिया नहीं हुआ, तो मैं भी जब गांव से निकल के आया था ना, तो काफी अंदर से दया सी रहती है, तो मैंने कहा यार कोई मांग रहा है भीख तो दे दिया 1-2 रुपया। ठीक है, इस तरीके से वो चीजें। पर लेकिन जब इनके बारे में जाना तो हम लोग और भिखारी जो एक टेंडेंसी है उसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग इसको बिजनेस के तरीके से ले रहे हैं, तो ये हमारी गलती है, हम लोग को इससे हटना पड़ेगा।
गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम कर रखे हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये बात रखिए, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है यहाँ पर ये कई सारी, जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस के बारे में बात करें, किसके अंदर है यहाँ पर, चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के अंदर आप लोग बात करिए। तो डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज में अगर कोई बच्चा पाया जाता है तो उसको सुधारने की कोशिश की जाए तो सेंटर भी इसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड यानी कि सेंटर स्टेट मिलकर काम करते हैं। चाइल्ड जो केयर इंस्टीट्यूट है उसके बारे में बात करें, उनको रिहेबिलिटेट करने की बात की जाती है। इसी के साथ में 24/7 इमरजेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, हेल्पलाइन सर्विस जो चिल्ड्रन डिस्ट्रेस में उसके लिए, जो कि आप लोग 1098 पर भी कॉल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर सर्विस को एक्सेसिबल करना है तो डेडिकेटेड टोल फ्री सर्विस है यहाँ पर 1098 एनीवेयर इन इंडिया। अगर देश में कहीं पर भी हैं आप लोग यहाँ पर और कोई ऐसी कंडीशन में बच्चा दिखता है तो इस पर कॉल आप लोग कर सकते हैं। ये कम से कम आप लोग जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा, इस नंबर को सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में। अगर कहीं पर भी आप लोग कोई बच्चा ऐसी दुर्दशा में कोई कंडीशन में दिखता है तो यहां पर आप लोग कॉल करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। बाकी का उनके ऊपर छोड़ दीजिए, आप लोग अपनी ड्यूटी कर लीजिए, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है यहाँ पर, ये उनके द्वारा यहां पर कई सारे पायलट प्रोजेक्ट भी चलाए गए हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको एक तरीके से उसको यहां पर एक वो नहीं कहते हैं कि एक तरीके से पूरा कंप्लीट उसको रिहेबिलिटेट किया जाएगा ताकि कोई दिक्कत न देखने को मिले। तो पर्सन के लिए यहां पर ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री काम करती है। तो 10 सिटी में ऐसे प्रोजेक्ट चला रखे हैं जिसमें यहां पर ये चीजों को सुधारा जाएगा, इंक्लूडिंग एजुकेशन भी बच्चों के लिए बात की जाती है यहां पर। तो ये कौन जो बच्चे हैं जिनको जो यहां पर भीख मांगने के लिए तैयार किया जाता है तो उनके लिए एजुकेशन की भी बात की जा रही है, ठीक है। तो ये है इंफॉर्मेशन जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये जो बात की जा रही है पर्सन इन न्यूज के बारे में बात की जा रही है, और पर्सन इन न्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये बात की जा रही है इंडियन सोलर अलायंस के जो हमारी कंट्री में डायरेक्टर जनरल है वो अभी नए बन गए हैं। तो यहां पर अनाउंस किया गया कि डॉक्टर अजय माथुर जो हैं वो न्यू डायरेक्टर जनरल बने। डॉक्टर अजय माथुर किसके, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इकलौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये जो यहां पर डॉक्टर अजय माथुर हैं, यानी कि डॉक्टर माथुर साहब जो है वो रिप्लेस करेंगे मिस्टर उपेंद्र त्रिपाठी को। तो यानी कि जो माथुर साहब हैं, ये है माथुर साहब यहां पर, तो उपेंद्र त्रिपाठी ये थे, इनको रिप्लेस करेंगे। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन रहे यहां पर जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जब से बनाया गया, तो अब तक इसके जो डायरेक्टर जनरल थे वो थे मिस्टर उपेंद्र त्रिपाठी। तो ये याद रखना, ठीक है। तो उपेंद्र त्रिपाठी पहले डायरेक्टर जनरल थे जब से यहां पर ये बना 2015 से, तब से यहां पर ये इसके डायरेक्टर जनरल थे। तो 73 मेंबर की यहां पर जिसमें कंट्री है आज के डेट में। स्टार्टिंग में तो ये बोला गया था कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो यहां पर कंट्री आती है, यानी कि जहां पर सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधा पड़ती है, तो उन कंट्री को रखेंगे। बाद में चल के इसको सबके लिए ओपन कर दिया गया। तो आज के डेट में 73 मेंबर इसमें हो चुके हैं 2015 से। अगर आप लोग बात करें तो ये कोशिश करते हैं कि कैसे यहां पर यूज करना है, अफोर्डेबल सोलर एनर्जी सब तक पहुंचानी है, ये इसका पर्पज रहता है। मोबिलाइज करना है $1 ट्रिलियन 2030 तक का, ताकि फोकस किया जा सके कैसे सपोर्ट करना है, कैपेसिटी कैसे बिल्डिंग करनी है, ताकि इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़ाया जा सके सोलर के फील्ड में। तो ये सारा काम करेगी इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आप लोगों को ये बताना है इसका हेडक्वार्टर हमारी कंट्री में है कहां पर, उस सिटी का नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। और सिटी का भी पुराना नाम नहीं, नया नाम बताना, ओके। चलिए कोई नहीं, सिटी का नाम बताइए आप लोग। आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात की जा रही है, तो इसके बारे में क्या बात की जा रही है, ये बात की जा रही है अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में। तो 809 ये यहां पर, यानी कि 809वां ये यहां पर उर्स जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से रिलेटेड यहां पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, कहां पर, राजस्थान के अंदर में। तो यहां पर अजमेर शरीफ जो दरगाह है राजस्थान के अंदर में, वहां पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा अभी चद्दर भिजवाई गई है, जिसके चलते यहां पर ये न्यूज में है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, तो आप लोगों से क्वेश्चन बन जाए किससे रिलेटेड है, यहां पर ये पूछ लिया जाता है कई बार। तो यहां पर ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो साहब थे उनसे रिलेटेड है यहां पर ये। इसमें मैं भी गया हूं, इसमें जो दरगाह में देखिए आप लोग ना, अगर आप लोग अपनी कंट्री में देखिए इतनी सारी जगह घूमने वाली, अगर थोड़ा रिलीजन से ऊपर उठकर आप लोग देखिएगा तो आप लोग कहीं पर भी जा सकते हैं। जैसे दरगाह चले गए, इसी के साथ में आप लोग गुरुद्वारा जा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में जैसे कि दिल्ली के अंदर अगर आप लोग जाएंगे, लोटस टेम्पल वगैरह बने हुए हैं जो कि स्पेस में ही, बस उनके वहां पर कोई तस्वीर वगैरह इस तरीके से नहीं होता, बिल्कुल स्पेस में बैठकर आप लोग आसानी से वहां पर शांति का अनुभव फील कर सकते हैं, अनुभूति ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। उर्स जो फेस्टिवल है ये अजमेर में राजस्थान के अंदर में, मोइनुद्दीन चिश्ती जो फाउंडर माने जाते हैं, जो चिश्तिया सूफी ऑर्डर था इंडिया के अंदर, उसके फाउंडर भी हैं ये। क्वेश्चन कई बार हिस्ट्री के अंदर आप लोगों से पूछा जाता है इनसे रिलेटेड, ठीक है। जो इनकी ग्रेव है यहाँ पर ये, यानी कि जो उनकी समाधि है उसके ऊपर यहाँ पर इनको बनाया गया है। ये लगभग 6 दिन का ये फेस्टिवल आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसमें कई सारी क्वाली जो सिंगिंग वगैरह देखने को मिलेगी। और 7th जो मंथ है यहाँ पर इस्लामिक लूनार कैलेंडर का, उसके हिसाब से ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है।
तो ये था आज का हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम। तो इतनी शानदार तरीके से आप लोगों ने पढ़ाई करी, उसके लिए थैंक्स अलॉट फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। अच्छे से आप लोगों ने लेक्चर सुना, इतना पेशेंस रखकर। बस 5 मिनट और पेशेंस रख लीजिए, उसके बाद में बल्ले बल्ले है। फिर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके बाद में हम लोग फिर आज का क्विज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर इंटरनेशनल न्यूज देखी। इंटरनेशनल न्यूज में क्या थी न्यूज, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। क्या थी यहाँ पर ये न्यूज, ये थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में हम लोगों ने जाना। आर्बिट्रेशन के बारे में चीजें हम लोगों ने देखी। स्टेट में जो न्यूज थी यहाँ पर, ये बेसिकली हम लोगों ने बात की प्रोजेक्ट के बारे में, ऑयल और गैस सेक्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर कई सारी चीजें और भी जानी। इकोनॉमी के बारे में जो न्यूज थी यहाँ पर हम लोगों ने मछली के बारे में जाना। उसके लिए यहाँ पर ये फिश पास वगैरह बनाने की बात की जा रही है, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र और गंगा से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन ली। साइंस एंड टेक के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर ये बेसिकली जो देखा, इसको डिकिंसोनिया जो बेसिकली ये पर्टिकुलर जीव जंतु है, इसके बारे में जाना। भीमबेटका के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन ली डिटेल में। क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, याद रखना, ठीक है। ये भी बन जाए तो कौन थे फाउंडर भीमबेटका के, ये भी आप लोग बता दीजिए। इंडियन रेलवे के बारे में बात की, तो यहाँ पर एसी थर्ड टायर और किस तरीके से एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बात की जा रही है, वो जाना। एग्रीकल्चर और फूड के बारे में, किसानों की इनकम डबल करने की जो बात की जा रही है, क्या क्या तरीके हैं और कौन सी कंट्री में क्या क्या चीजें हैं, तो काफी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो याद रखना, चाइल्ड बेगर, बच्चे जो भिखारी हैं उनके बारे में बात की जा रही है, कैसे सुधारी जा सकती है, इंप्रूव किया जा सकता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जानने को मिला। नेक्स्ट यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनसे रिलेटेड कुछ बातें जानी, और बाकी तो आप लोगों ने देख लिया प्यारा सा बिल्ला। आइए अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कौन है जो यहाँ पर रिसेंटली अभी डायरेक्टर जनरल बने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, बताना है। फिश पास को किन दो और नाम से और पुकारा जाता है, कौन से रॉक शेल्टर है यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर डिकिंसोनिया ये नाम का एक प्राणी के अवशेष पाए गए हैं। RDSO यानी कि रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। कौन से बजट में फार्मर की इनकम डबल करने की बात की गई थी और कब तक डबल की जा रही है। कौन सी मिनिस्ट्री है जो चाइल्ड बेगर को रोकने की बात कर रही है। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा अभी यहाँ पर जो भिखारी को जो एक टेंडेंसी होती है उसको रोकने की बात की जा रही है 10 सिटीज में। सूफी संत का नाम आप लोगों को बताना है जिसके नाम पर यहाँ पर उर्स फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, इसको देखकर आप लोग जरूर जाया कीजिए। आइए कर देखते हैं। यहाँ पर आर्मी के बारे में बात की जा रही है। आर्मी के बारे में आप लोग यहाँ पर ये बताना है कि मंथ लोक एक्साइज जो है यहाँ पर, जिसका नाम है जिदर उल हदीद, ठीक है। तो किसके द्वारा यहाँ पर ये देखने को मिली। एक और बता दीजिए यहाँ पर कि जो ये थार डेजर्ट में बोला, तो थार को किस नाम से यहाँ पर ये ड्राइव किया जाता है, थार, ठीक है, जिसको यहाँ पर जो रीजन ऑफ सैंड रिजीज भी बोलते हैं। मल्टी जो नेशनल नेवल एक्सरसाइज है ये होस्ट की गई कहां पर, अमन 2021। तो ये किस कंट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज कराएगी। WWS की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, डिटेल में डिस्कस करूंगा ये क्या है। इसी के साथ में थोल पावा कोथू ये क्या था जिसके बारे में डिस्कस किया, इनका अलग अलग शब्द का नाम आप लोगों को बताना है। हमारी कंट्री में नेशनलाइजेशन कब किया गया था इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, ये साल आप लोगों को बताना है। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का जो इवेंट है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। रीडिफाइन करना है ओवर कॉमन फ्यूचर, ये किसकी थीम थी, इसकी थीम थी। तो फुल थीम क्या है वो आप लोग बताइए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च की कहां पर लोकेटेड है ये बताना है, जिसमें हम लोगों ने मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा के फूल के बारे में बात की थी। इसी के साथ में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा बोला गया कि 50% तक हमारी कंट्री में जो रोड एक्सीडेंट को कम किया जाएगा। कब तक, आखिर कब तक जज साहब, आखिर कब तक ये बताइए, तारीख पे तारीख। आइए आंसर देख लेते हैं। पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा एक्सरसाइज की जा रही है हमारी कंट्री के बॉर्डर पर, तो बड़ी ही दुखद घटना बोल सकते हैं आप लोग, पाकिस्तानी अपनी हद से बाहर जा रहे हैं ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है थार को थुल से निकल के आए, यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पाकिस्तानी अमन 2021 ये एक्सरसाइज है, मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है। रसिया, चाइना और यूएसए पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमको छोड़कर। वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन क्रिएट करने की बात की गई मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी कि प्रकाश जावड़ेकर साहब के द्वारा, जिसकी वजह से ये न्यूज में है। नेक्स्ट यहाँ पर जो थूल का मतलब होता है लेदर, पाव का मतलब होता है डोल यानी कि गुड़िया, और कुथू का मतलब होता है प्ले। तो यानी कि जो यहां पर बात की जा रही है, तो लेदर की डोल की जो प्ले होता है जिसको आप लोग नॉर्मली कठपुतलियों का डांस बोलते हैं, ये अभी रोबोट के द्वारा यहां पर दिखाया गया, ठीक है, केरला के अंदर एक टेंपल के अंदर। ओके, तो इसकी वजह से न्यूज में था। 1969 में बैंक को नेशनलाइज किया गया और फिर से प्राइवेट किया जा रहा है। तो ये पृथ्वी है गोल है, यहां से समझ में आ जाता है हम लोग को। इसी के साथ में वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो समिट है द एनर्जी एंड द रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाती है, एनुअल इवेंट है। थीम क्या है, रीडिफाइनिंग ओवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट, ये है थीम। इंडियन जो इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर है जो बेंगलुरु के अंदर है, इसके बारे में याद रखिएगा। इसी के साथ में 2025 तक बोला गया कि 50% लोगों की जो जान जा रही है वो कम कर देंगे 2025 तक। मतलब क्या हो गया इसका मतलब समझ जाइए आप लोग क्या होना चाहिए। मतलब इसका ये है कि 2025 तक जो 1.5 लाख लोग मर रहे हैं उनमें से 75,000 लोगों को बचाया जाएगा। तो देखते हैं कितना ये अचीव कर पाते हैं। तो ये था आज का नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर रियलिटी में आप लोगों ने इसको एंजॉय किया है
तो आप लोग अपना फीडबैक दिए बगैर मत जाइएगा। वीडियो को लाइक और डिसलाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं जो कि होगा द हिंदू न्यूज़पेपर का। इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए और पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।